वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डियाब्लो अपने लिए सबॉर्डिनेट की तलाश कर रहा था और उसकी पहली सबॉर्डिनेट होती है जॉन, जो थोड़ी गुस्सेल मिजाज की है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वोलेट उन डीमंस को टॉर्चर कर रही थी, पर वहाँ पर डियाब्लो आते के साथ कैसे न कैसे उसे अपनी तरफ कर ही लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक, काफी लोग कह रहे थे कि ये व्हाइट है, पर ऐसा नहीं है। इसका नाम ब्लैक ही है, जिसको पियानो बजाना काफी ज्यादा पसंद है। साथ ही उसको डियाब्लो के बारे में पहले ही काफी कुछ मालूम था, यहाँ तक कि उसको डीमन लॉर्ड ड्रीमरू में इंटरेस्ट आने लगा। इसी वजह से वो भी तैयार हो चुकी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक नमूना डियाब्लो का सर्वेंट बनने को भी तैयार हो चुका था, लेकिन डियाब्लो पहले उसको परखेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि ये लॉर्ड ड्रीमरू का सर्वेंट बनने के लायक है कि नहीं। अपने सबऑर्डिनेट सेलेक्ट करने के बाद वो अब टेम्पेस्ट सिटी की तरफ आ चुके थे, जहाँ पर रिमरू उन सभी के लिए बॉडीज तैयार करेगा। और उन तीनों आर्च डीमंस के लिए रिमरू एकदम खास स्केलेटन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ ये प्रोसेस ऐसे ही कुछ देर चलता रहा, जिसके बाद उन सभी को अपनी अपनी बॉडीज मिल जाती है। यहाँ तक कि रिमरू ने उन सभी को नाम भी दे दिया था और इसी चीज को वो चारों के चारों सेलिब्रेट भी करते हैं। साथ ही साथ उन तीनों ने रिमरू के लिए अपनी वफादारी की कसम भी खा ली थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत 300 साल पहले का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक लड़की ल्यूमिनेंस से कह रही थी, मुझे बस धुंधला सा याद है कि मुझे लगता है कि मैंने खूब तोड़फोड़ और तबाही मचाई थी और मुझे पक्का यकीन है कि वह कोई और पर्सनालिटी थी, मैं नहीं। तो जब वह समय आएगा। इस लड़की की ऐसी बातों को सुनने के बाद आप लोगों को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है कि ये लड़की है कौन, तो आप लोगों ने ये एनीमे ढंग से नहीं देखी है। वैसे अगर आप लोगों को पता है कि ये है कौन तो कमेंट में जरूर बता देना। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ल्यूमिनेंस का कहना है, यह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ कि सही समय पर आने पर मैं तुम्हारी सील हटा दूंगी। साथ ही साथ हम वहाँ पर 7 डेज कलंजी में से एक मेंबर को देख पाते हैं, जिसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। जिसके बाद हमें बैकग्राउंड में ग्राम विले बता रहा था, इसके कुछ ही समय बाद वह लाइमलाइट से दूर हो गई और तब से डीमन लॉर्ड ल्यूमिनेंस ने उसे सील करके और छिपा कर रखा है। जिस तरह से वह लड़की वह अल्टीमेट वेपन कहलाने के काबिल थी, वह सचमुच एक अमेजिंग सेलिब्रिटी थी। और डीमन लॉर्ड ल्यूमिनेंस का छिपा हुआ ट्रेजर अगर मुझे उसे छिपाना होता तो मुझे लगता है कि वह जगह होगी। उसके ऐसा कहते यहाँ सीन कट होकर लेडी ल्यूमिनेंस की तरफ आ गया था, जो बात ले रही थी। उसी वक्त वहाँ पर हिनाटा आते के साथ उनसे कहती है कि आपने मुझे बुलाया लेडी ल्यूमिनेंस। जिस बात का जवाब देते हुए ल्यूमिनेंस का कहना है, हिनाटा टेम्पेस्ट में सब कैसा चल रहा है। उन्होंने लोबेलियस के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट किया और दोनों नेशन के बीच कल्चरल एक्सचेंज का प्रॉमिस किया, और फिर भी मुझे किसी भी तरह के कल्चरल एक्सचेंज का कोई संकेत नहीं दिखा। वैसे उनकी कंट्री का हॉट स्प्रिंग बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ सुकियाकी टेम्पुरा, उनके फेस्टिवल में म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी काफी शानदार था। तो तुम समझ ही रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर टेम्पेस्ट सिटी की तरफ आ गया था, जहाँ पर रिमरू बता रहा होता है, डियाब्लो काफी सारे डीमंस को वापस लाया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जिन 3 लड़कियों को वह लंबे समय से जानता है उन्हें ही इनकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। टेस्टारोसा, अल्टीमा और केरेरा, क्योंकि तुम लोग इस कंट्री में काम करोगे इसलिए मैं तुम्हें काम सौंपने जा रहा हूँ। और टेस्टारोसा, तुम हमारे मिलिट्री अताशे के तौर पर काउंसिल में शामिल होगी और वेस्टर्न नेशन को कंट्रोल में रखोगी। जिस बात के लिए वो एकदम तैयार हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ रिमरू का कहना है, हो सकता है कि काउंसिल कभी कभी परेशानी करे, लेकिन ये ना भूलो कि तुम हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हो। उसकी इस बात पर टेस्टारोसा बता दे कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, सबसे खराब हालत में भी मैं अपने शामिल होने का कोई भी सबूत नहीं छोड़ूंगी। अब ये सुनकर रिमरू कंफ्यूज हो चुका था, पर वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगा, अल्टीमा, तुम हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में प्रोसिक्यूटर जनरल के तौर पर क्रिमिनल एक्ट को इन्वेस्टिगेट करोगे, क्योंकि तुम हमारी गार्ड फोर्स के साथ मिलकर काम करोगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद अल्टीमा का कहना है, बस मुझे अपने से ज्यादा बुरे लोगों को ढूंढना है, ये तो मजेदार लगता है। इस पे रिमरू परेशान होते हुए उसे बताने लगा था, इसका मतलब ठीक ठीक यह नहीं है, लेकिन करेरा, तुम हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनोगी और तुम लॉ के मुताबिक सभी मामलों में फेयर डिसीजन लोगी। ये बात सुनकर करेरा का कहना है, मेरा फैसला हमेशा फेयर होता है और आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतरने के लिए मैं हमेशा अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जिस बात का जवाब देते हुए रिमरू बताता है कि हो सकता है कि कुछ मामलों में तुम नाराजगी का शिकार बनो और कुछ लोग तुमको रिश्वत देने की कोशिश भी करेंगे। ये बात सुनकर करेरा जोश से भरते हुए कहते कि जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे भी बराबर मौत की सजा दी जाएगी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू काफी धीरे से कहता है कि मुझे यकीन है कि वह इसके पूरी तरह से काबिल है, लेकिन क्या वह इसे ठीक से करेगी। जबकि दूसरी तरफ डियाब्लो बोल पड़ा, मुझे यकीन है कि वे आपके काम आएंगे। अब ये सुनकर रिमरू काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहा कि देखो ये बात कौन कह रहा है, तुम तो उनमें से एक भी काम नहीं करना चाहते। वैसे अगर उनमें से कोई भी गड़बड़ करता है तो मैं डियाब्लो से उनका सारा का सारा काम करवा कर ही रहूंगा। फिर वो उनको बताता कि ठीक है, मुझे तुम सब पर भरोसा है।
इसके बाद हमें बैकग्राउंड में रिमरू बता रहा था महीनों से मुझे परेशान कर रही सबसे बड़ी समस्याओं के सोल्व हो जाने के बाद टेम्पेस्ट आखिरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बनने के डायरेक्शन में एक कदम बढ़ा पाया। पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन अब मैं कुछ समय के लिए आराम कर सकता हूँ। पर मुझे भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूँ। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक स्कूल की तरफ आ गया था जहाँ पर रिमरू टिस से कह रहा होता है, टिस सेंसेई नए स्कूल में काम करते हुए आपको कैसा लग रहा है? जिस बात का जवाब देते हुए टिस बताती है कि सभी टीचर्स इससे काफी ज्यादा खुश हैं और यहाँ पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये बात सुनकर रिमरू कहता कि आखिरकार बड़े लोग जो सबक सीखते हैं उनका सीधा संबंध उनके कामों से होता है। उसकी इस बात पर टिस बताते कि हमारे पास अभी भी कुछ टीचर्स की कमी है, लेकिन कुछ मर्चेंट और क्रूसेडर्स हमारी मदद कर रहे हैं, इसलिए काम चल रहा है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू उन बच्चों की तरफ देखते हुए कह रहा था उन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है। जिस बात का जवाब देते हुए टिस बताती है कि वह सब आपस में अच्छी तरह से मिलजुल कर रह रहे हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ वे पहले की तरह ही जोश से भरे हुए हैं। जब वो दोनों इसी तरह से बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एक फोक्स गर्ल आते के साथ उससे कहती है कि आपसे दोबारा मिलकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, पता है आपको रिमरू सामा। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया था, यहाँ तक कि वो उसे बड़े ध्यान से देखने के बाद उसको याद आ जाता है कि ये तो कुमारा है। यहाँ तक कि वो उसको बताता है कि तो तुम अब इंसान का रूप ले सकती हो। जिस बात पर एग्री करते हुए कुमारा का कहना है, हाँ मैं ह्यूमन फॉर्म ले सकती हूँ, इसलिए मैंने बाकी सभी के साथ इस स्कूल में जाने का फैसला किया। अब ये सुनकर रिमरू काफी ज्यादा खुश होने के साथ उसको कुछ बता नहीं वाला था, तभी वहाँ पर क्लोई आते के साथ उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब अपने सामने क्लोई को देखने के बाद रिमरू कहता है कि मुझे तुम्हारी मौजूदगी का जरा भी पता नहीं चला। बहुत बढ़िया, तो स्कूल कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है ना? जिस बात पर क्लोई जोर से हाँ करती है। अब ये सुनकर वहाँ के सारे बच्चों ने उसकी आवाज सुन ली थी, जिसकी वजह से उनकी नजर सीधे रिमरू पर पड़ जाती है। साथ ही साथ केन्या में साकी उसकी तरफ जाते हुए कहता है कि रिमरू सेंसेई मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आए हो। जबकि एलिस का भी कहना है कुमारा और क्लोई को पहले तुम्हें देखने का मौका मिला, यह ठीक नहीं है। और वहाँ पर ऐसे ही वो लोग उसे परेशान कर रहे थे, जो सब देखने के बाद क्लोई के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तब यहाँ से कट होकर डीमन लॉर्ड लियोन की जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर हम 3 नमूनों को देख पाते हैं और ये तीनों नमूने और कोई नहीं बल्कि लाप्लस, टीयर और फुटमैन है। जबकि टीयर का कहना है, डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल, हम आपसे यह कहने के लिए आए हैं कि आप हमें अपना बेहद टॉप सीक्रेट मर्चेंडाइज बेचना बंद करने की परमिशन दे। जैसा कि आप जानते हैं डीमन लॉर्ड रिमरू वेस्टर्न नेशन में अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है और उन्हें दूसरी दुनिया के लोगों को बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वह इस पर सख्त रोक लगाते हैं। इसी वजह से हमें जरूरी सामान यानी ऐसे बच्चे जो हीरो नहीं बन पाए हासिल करने में मुश्किल हो रही है। अब रिमरू का जिक्र सुनकर उसको ओक्टाग्राम वाला सीन याद आने लगा था, जो सब याद करने के बाद वो कहता है कि मुझे डर है कि इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी ईस्ट का हिस्सा है ना? उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लाप्लस बोल पड़ा, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। बात यह है कि ईस्ट वाले भी कुछ गड़बड़ हरकत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह चुपके चुपके वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जिससे सबने के लिए जरूरी लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आगे कोई भी काम नहीं करेंगे। जैसे ही हम दोबारा समन कर पाएंगे हम आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। ये बात सुनकर लियोन का कहना है, तुम्हारे होठ इतने ढमला क्यों रहे हैं? अब ये सुनकर लाप्लस के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। साथ ही वो अपने मन में कहा, अरे बाप रे, क्या मैंने गड़बड़ कर दी? दूसरी तरफ लियोन मुद्दे की बात करते हुए कहता है, मुझे वह सब बताओ जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। जिस बात का जवाब देते हुए लाप्लस बताना शुरू करता है, आपसे कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता डीमन लॉर्ड लियोन। बात यह है कि सीजू इजावा ने जिन बच्चों को अपने साथ लिया था वे अभी भी बाहर ही है, लेकिन असल में समस्या यह है कि वे कहाँ हैं। अब ये सुनकर डीमन लॉर्ड लियोन टेम्पेस्ट का नाम लेता है। जिस बात पर एग्री करते हुए लाप्लस बोल पड़ा, हमेशा की तरह सही, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लियोन उससे सवाल करता है कि वो बच्चे उनके नाम क्या हैं। इस पे फुटमैन उसे बताने लगा था, कैन्ने मिजारू, रयूजेकी, गैल रिबस, एलिसन और कुरोबे होएरू। वैसे इनमें से एक का भी नाम उसने ढंग से नहीं बताया है। कुछ वैसा ही। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी होगी जो तुम्हें मिल नहीं सकती। अब उसकी ऐसी बकवास बातों को सुनने के बाद लियोन का कहना है, क्या ये नाम एकदम ठीक है? वैसे क्या सच में उसका नाम कुरोबे है, क्लोई नहीं? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद क्लेमन परेशान होने के साथ अपने मन में कहता है कि ये लो, उसे तो धीरे धीरे गुस्सा आने लगा है। यहाँ तक कि टीयर उसको समझाते हुए कहती है, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ और वो सारे के सारे नाम एकदम गलत है। तो फिर डीमन लॉर्ड लियोन, अब हम चलते हैं। जो सब कहने के बाद वो तीनों की तीनों वहाँ से उड़न छू हो चुके थे। उनके वहाँ से चले जाने के बाद उसका नाइट उसको बताता है कि क्या मुझे उन तीनों को रास्ते से हटा देना चाहिए। जिस बात का जवाब देते हुए लियोन उसको बताता है कि उन्हें जाने दो, मुझे तो इस वार की
ज्यादा चिंता है। अगर काफी सारे लोग मारे गए तो इससे एक खतरनाक डीमन पैदा हो सकता है। साथ ही साथ जोन की वजह से हम पहले ही काफी बड़ी मुश्किल में हैं और अब टेम्पेस्ट की बात करें तो तुम समझ सकते हो। जिस बात पर एग्री करते हुए वो बंदा कहने लगा मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्लू नाइट्स को भेजूंगा, जिस बात के लिए लियोन ने भी परमिशन दे दी थी। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक ब्यूटीफुल प्लेस की तरफ आ गया था, जहाँ पर लियोन सीधे जाते हुए सामने की तरफ एक तस्वीर के पास जाकर रुक जाता है और वो सही देखते हुए कह रहा था क्लोई तुम इस दुनिया में कहाँ पर हो। अभी काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी तो इसने पीछे क्लोई का जिक्र करा था। हाँ उसने इस बात का जिक्र करा था पर फुटमैन ने इसका नाम बदलकर क्रोबे धर दिया था। अब इसके पीछे उन्हीं का कोई प्लान होगा। और बात रही ये क्लोई को कैसे जानता है और ये इसे क्यों ढूंढ रहा है, इस बात का पता तो हमें आगे पता चल जाएगा। तब यहाँ से निकट होकर स्कूल की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो दोनों अभी भी झगड़ा कर रहे थे। यहाँ तक कि केन्या मेसाकी उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि चुप रहो और तुम्हारी दिक्कत क्या है। पर एलिस उन पर चिल्लाते हुए बताती है कि चलो लड़को खेलना बंद करो और क्लासरूम साफ करने में हमारी मदद करो। जिसका जवाब देते हुए केन्या मेसाकी का कहना है हम ऐसा काम क्यों करें जो इतना मुश्किल है। अब उन दोनों को बिल्लियों की तरह झगड़ता देखेकर रायूटा साकीगुची का कहना है केन चान एलिस चान को तुम नाराज नहीं करना चाहोगे, पर वो उसे ही चुप रहने को कहकर बता रहा था आज वह दिन है जब मैं एलिस को हरा दूंगा और असली बॉस बन जाऊंगा। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एलिस पहले से भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या ऐसा है, खैर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी डरावनी हो सकती हूँ। वहाँ के इस नजारे को देखने के बाद रिमरू अपने मन में कहने लगा लगता है कि अचानक केन्या क्लास का इंचार्ज बन गया है और मुझे लगता है कि एलिस क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बच्चे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे अरे तुम्हें क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा, हमारी एम्प्रेस एलिस ही जीतेगी। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद गैल बताता है कि केन्या किसी भी हालात में एलिस को नहीं हरा सकता और तो और वह तो उसके प्यार में पागल है। अब ये सुनकर रिमरू भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जबकि दूसरी तरफ केन्या उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि अरे गेल किसने कहा कि तुम अपना मुंह चला सकते हो। दूसरी तरफ मेसाकी उसको समझा रही थी हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे पसंद करे, वैसे भी क्या तुम पागल हो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू अपने मन में कहा कि ये बच्चे अभी रोमांस के लिए तैयार नहीं है, जबकि टीस उन बच्चों को शांत कराने में लगी हुई थी लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जो देखकर रिमरू अपने मन में कहा कि उन्हें अपने टीचर को परेशान नहीं करना चाहिए। फिर वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए जोर की ताली मारता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर टीस उन बच्चों को शांत कराने के लिए रिमरू का शुक्रिया अदा कर रही थी, पर रिमरू उसी की तारीफें करते हुए कहने लगा वाह उस क्लास को संभालने के लिए आपने काफी अच्छा काम किया टिस सेंसेई। फिर हम दूसरी तरफ नजर मारते हैं जहाँ पर फ्लिट जूनी की तरफ आते हुए कह रहा था अरे ये तो ग्रेट रिमरू है, आप आज यहाँ पर आए हैं। अब इस बंदे को अपने सामने देखने के बाद रिमरू का कहना है अरे फ्रिज बेशक तुम भी यहाँ मदद करने के लिए आए हो, इसके लिए मैं तुम लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। उसकी इस बात पर वो बंदा बताते कि अरे यार जरा रुक जाइए, क्रूसेडर्स के साथ हमारी ट्रेनिंग की तुलना में यह तो हेवन जैसा है। दूसरी तरफ फ्रिज अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था सभी मेंबर्स इस काम के लिए फाइट कर रहे हैं और हमें खाना मिलता है, साथ ही बच्चे हमारी इज्जत करते हैं और यह लेडी हिनाटा की बेहरम ट्रेनिंग जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी वक्त अचानक से उस बंदे की नजर हिनाटा पर पड़ जाती है। अब इस नजारे को देखने के बाद वो डरते हुए फ्रिज से कहता है कि अरे फ्रिज तुम्हें ना रुक जाना चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं, पर वो चुप होने को तैयार नहीं था। साथ ही वो कह रहा था हाँ मैं जानता हूँ कि मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ, लेडी हिनाटा को कंट्रोल का मतलब तक नहीं पता है और कोई भी उस हेल जैसी सिचुएशन से गुजरने के बजाय यहाँ पर रहना पसंद करेगा। और जब वो यूं ही बड़बड़ा रहा था तभी उसके पीछे से हिनाटा की आवाज आती है। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी, लेकिन हिनाटा को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को शांत करते हुए कहती है असल में मैं तुम सभी की पावर्स के लेवल को देखते हुए खुद को रोक रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ये सुनते ही उनकी सारी की सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू हिनाटा से कह रहा था खैर हिनाटा तुमने मुझे स्कूल आने के लिए क्यों कहा, जिस बात का जवाब देते हुए हिनाटा उसको बताती है कि तुम्हारा समय लेने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए और जरा इन्हें देखो बच्चे कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। जिस बात के लिए रिमरू तैयार हो चुका था, लेकिन हिनाटा उन दोनों चिलकुसू से कहती है और मैं तुम दोनों से बाद में मिलूंगी। इसके बाद यहाँ से निकट होकर वेस्टर्न नेशन में सवेरस बेस की तरफ आ गया था, जहाँ पर युवकी उन तीनों को देखने के बाद कहता है कि लगता है सब ठीक रहा, जिस बात का जवाब देते हुए लाप्लस कहता है भले ही यह तुम्हारे लिए एक एहसान के तौर पर किया गया हो, लेकिन जिस आदमी ने प्रेसिडेंट का जालिम को मारा था उसके सामने झुकना बहुत बुरा लगा। ये बात सुनकर यूकी कहता है कि मैं इसकी तारीफ करता हूँ, पर मैं वेस्टर्न नेशन से जाने से पहले यहाँ पर अपना काम निपटाना चाहता था और मीशा माफ करना सवेरस के बॉस में से एक होने के नाते तुम्हें इतनी दूर ईस्ट में आना पड़ा। उसकी इस बात पर मीशा
बताते कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और वो भी तब जब मैंने डमराडर से वेस्ट से हमारा बेस अपने कंट्रोल में लिया था। साथ ही क्या तुमको यकीन है कि सबेरस और डीमन लॉर्ड लियोन के बीच बिजनेस रोकना समझदारी थी? जिसका जवाब देते हुए यूकी बताता है, खैर अभी वो बेहद खास मर्चेंडाइज मिलना मुश्किल है, और ऐसा भी नहीं है कि नाकाम हुए हीरोज कोई भी आसानी से हासिल कर सकता है। जब हमें डीमन लॉर्ड लियोन से दोबारा कॉन्टैक्ट की जरूरत होगी तो हम उनसे फिर से काम शुरू करने का प्रपोजल रख सकते हैं। तभी लाप्लेस उससे सवाल करता है, तुमने हमें बच्चों के बारे में बताने के लिए क्यों कहा? जिस बात का जवाब देते हुए यूकी बताता कि मैं यह जानने के लिए क्यूरियस था कि अगर हमने उसे वो वाली इन्फॉर्मेशन दे दी तो वह क्या करेगा। साथ ही साथ इसके आगे की बात हमें कगाली से पता चलती है। उनके रिएक्शन के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह उन बच्चों को इकट्ठा क्यों करता है। जो सब जानने के बाद लाप्लेस बोल पड़ा, काश तुमने ये बात मुझे पहले ही बता दी होती, और जब उसे मुझ पर शक होने लगा तो मेरे पसीने छूट गए थे। यहाँ तक कि टीयर का भी कहना है, और हम ये सब सोच सोच कर घबरा रहे थे कि लाप्लेस ने ये सब गड़बड़ कर दिया है। और ऐसे ही बात फुटमैन भी कह रहा था। अब उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद लाप्लेस उन दोनों पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि तुम दोनों तो बड़े ही निर्दयी हो। जबकि दूसरी तरफ फुटमैन कुछ सोचते हुए कह रहा था, वैसे अगर सोचूं तो उसने बच्चों के नाम कंफर्म करने की कोशिश की, और जब मैंने कुरोबे होएरू कहा तो उसने पूछा कि क्या मुझे यकीन है कि ये नाम कुरोबे ही है, क्लोई नहीं। अब ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि दूसरी तरफ लाप्लेस उसको समझाता है कि उस बात की चिंता करने का कोई भी फायदा नहीं है फुटमैन, वैसे वह आदमी नेचुरली रूप से घबराया हुआ ही रहता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कगाली परेशान होने के साथ कह रही थी, अगर कर्म का चक्र घूमता रहा तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते। अब ये सुनकर यूकी भी काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहने लगा, मुझे लगता है कि वे हो सकता है कि सचमुच में हो। जिस बात पर एग्री करते हुए कगाली का कहना है, क्लोई नाम की बच्ची शायद वही हो जिसे डीमन लॉर्ड लियोन ढूंढ रहा है। इस बात पर यूकी कह रहा था, क्या मजाक कर रही हो? अरे यार धत्ते देखी। खैर अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमने वह तुरुप का पता गवा दिया है जिसका इस्तेमाल हम उसके खिलाफ कर सकते थे। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर क्लोई की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप के प्रैक्टिस रिमरू के साथ कर रही थी, और हम वहाँ पर देख पाते हैं कि क्लोई धीरे धीरे रिमरू पर भारी पड़ने लगी है। अब इस नजारे को देखने के बाद वो सारे के सारे लोग क्लोई को चीयर करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ रिमरू परेशान होते हुए अपने मन में कहा कि तुम लोग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, साथ ही साथ एक एवरेज होली नाइट के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर, पर खासकर क्लोई वह तो अलग ही लेवल पर है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर क्लोई उससे दूर जाते हुए एकदम सामने की तरफ खड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि हम उसके आसपास सीजू और हिनाटा का विजन देख पाते हैं। अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद रिमरू सीरियस होने के साथ अपने मन में कहा कि अगर मैंने इसे सीरियसली से नहीं लिया तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ, साथ ही मैं इन लोगों के सामने लूजर नहीं दिखना चाहता। जिसके बाद वो एक ही अटैक में उसके हाथ से उसकी सोर्ड को अलग कर देता है, जो देखकर क्लोई खुश होने के साथ कहने लगी, मैं हार गई। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मास्टर हाकुरो उन सभी बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैठा हुआ रिमरू हिनाटा से बातें करते हुए कहता है, हिनाटा आखिरकार मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा मतलब क्या था, बच्चे अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो उसकी इस बात पर हिनाटा बताते कि लेकिन वे अभी काफी छोटे हैं, इसलिए मैं चाहते थे कि तुमको सिचुएशन के बारे में पता हो ताकि ये पक्का किया जा सके कि वह गलत डायरेक्शन में ना बढ़े। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू कहता है कि वह ठीक रहेंगे और इस सिटी में उनके लिए काफी सारे सीनियर हैं, साथ ही हम यह पक्का करेंगे कि वह गलत रास्ते पर ना जाएं। वैसे कि आज तुम्हारे यहाँ पर आने का यही एकमात्र रीजन था? जिस बात का जवाब देते हुए हिनाटा बताना शुरू करती है, नहीं एक और बात है, असल में वही मेन रीजन है। लेडी लुमिनस मुझसे बार बार पूछती रहती है कि क्या वह म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इससे ऐसा लगता है कि उन्हें तुम लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पसंद आई। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू का कहना है, तो फिर शायद ही मैं जल्दी ही उससे मिलने जाऊंगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर क्लोई उसकी तरफ आते हुए कहती है, रिमरू सेंसे क्या आप बिग सिस्टर हिनाटा के साथ कहीं जा रहे हैं? जिस बात पर एग्री करते हुए रिमरू बताता है कि हम लुबेलियस में एक म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे थे। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद क्लोई कहने लगी, एक म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस मुझे जाना अच्छा लगेगा, और ऐसे ही धीरे धीरे वो सारे के सारे बच्चे इसके लिए तैयार होने लगे थे। ये बात सुनकर रिमरू अपने मन में कहा कि हाँ ये उनके लिए एकदम सही सोशल स्टडी लेसन हो सकता है। जब वो ये सब सोच ही रहा था तभी वहाँ पर कुमार आते के साथ उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मैं भी जाना चाहती हूँ। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू खुश होने के साथ कहता है कि कुमारा शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, कभी कभी थोड़ा स्वार्थी होना ठीक रहता है, तो चलो सब चलते हैं। अब ये सुनकर वो सारे के सारे बच्चे खुशी के मारे झूम उठे थे। जबकि दूसरी तरफ हिनाटा का कहना है, तुम सचमुच बहुत ही सॉफ्टी हो। उसके ऐसा कहते यहाँ से इनकट होकर सबेरस बेस की तरफ आ गया था, जहाँ पर यूकी कुछ सोचते हुए कहता है कि नहीं रुको, शायद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं सही हूँ तो हम क्लोई का इस्तेमाल करके
डीमन लॉर्ड लियोन को रिमरू-सान के सामने ला सकते हैं, फिर हम उन्हें उस दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, ग्राम विले ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लाप्लास उससे कहता है कि हैं, तुम ग्राम विले से मिलने गए थे तो कुछ हुआ क्या? जिस बात का जवाब देते हुए यूकी बताना शुरू करता है। शॉर्ट में कहूँ तो ईस्ट की ओर जाने से पहले मुझे एक और काम करना है। फिर हम इसके कुछ देर पहले की कहानी के बारे में जानते हैं, जहाँ पर ग्राम विले यूकी से कह रहा था मैं समझ गया और यही मारिया बेल का अंत था। जिसका जवाब देते हुए यूकी बताता है वह समय मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। उसने मुझे कंट्रोल किया ताकि मैं डीमन लॉर्ड रिमरू के साथ फाइट कर सकूं। जो सुनकर ग्राम विले कहता है फिर डीमन लॉर्ड रिमरू का क्या हुआ? जिस बात का जवाब देते हुए यूकी कहा कुछ नहीं, हो सकता है कि उसे तुम पर शक हो, लेकिन मैंने ये पक्का किया कि उसे लगे कि इन सब के पीछे मारिया बेल का हाथ था। इसके लिए मेरे बारे में बुरा मत सोचना, ठीक है? जो सुनने के बाद ग्राम विले बोलता है कि अब जब इंसानियत की उम्मीद खत्म हो चुकी है तो हमें लेडी लुमिनस के छिपे हुए ट्रेजर का इस्तेमाल करके बदला लेना होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद यूकी कहता है कि लेडी लुमिनस और छिपा हुआ ट्रेजर, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मुझे इसमें और ज्यादा मत घसीटो। इस बात पर ग्राम विले कह रहा था तुमको ये पता ही होगा कि लेडी लुमिनस द्वारा पूजी जाने वाली गॉड है और वह 7 डेज क्लंजी की हेड है। ये बात सुनकर यूकी कहता कि अच्छा, तो तुम ये मानोगे मुझे 7 डेज क्लंजी वाली बात का बस थोड़ा सा ही अंदाजा था, पर मुझे यह बात बताने के पीछे तुम्हारा क्या बड़ा प्लान है? जिस बात का जवाब देते हुए ग्राम विले बताना शुरू करता है। उसकी इस बात पर ग्राम विले बताता कि मेरा कोई बड़ा प्लान नहीं है। अब जब मारिया बेल चली गई है तो तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है जिस पर मैं वेस्टर्न नेशन और इंसानियत के फ्यूचर के लिए भरोसा कर सकूं। जिस बात का जवाब देते हुए यूकी बताता है कि लेकिन मुझे यकीन है कि रिमरू-सान इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि असल में अब काउंसिल उसी का तो है। इस बात पर ग्राम विले कह रहा था तुम अभी काफी यंग हो और रिमरू नाम के उस डीमन लॉर्ड को रहने नहीं दिया जा सकता। और यूकी, मैं तुम्हें मुझ पर भरोसा करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम अभी के लिए क्यों ना हम मिलकर काम करें और इसके बदले मैं तुम्हें वह ट्रेजर सौंपूंगा जिसे लेडी ल्यूमिनस छिपा रही है। अब ये सुनकर यूकी भी सोच में पड़ गया था। कुछ देर ऐसे सोचने के बाद वो अपना जवाब देता है ये काफी दिलचस्प है, लेकिन मैं इतना भोला नहीं हूँ कि बस ऐसे ही तुम पर भरोसा कर लूं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ग्राम विले कहता है कि पहला कदम मैं उठाऊंगा, उसके बाद हालात को देखकर ही तुमको आगे बढ़ना होगा। अब ये सुनकर यूकी काफी ज्यादा कंफ्यूज होने के साथ उससे पूछता है कि क्या इन सब से तुम्हें कोई फायदा होने वाला है और क्या लेडी लुमिनस तुम्हारी मास्टर नहीं है? जिस बात का जवाब देते हुए ग्राम विले बताना शुरू करता है उसने मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया है, साथ ही लेडी लुमिनस डीमन लॉर्ड के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में डीमन लॉर्ड लुमिनस मेरी दुश्मन है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद यूकी हैरान होते हुए कहता है मुझे लगा था कि तुम बस एक सूखे से बुरे आदमी हो, लेकिन अगर तुम इतने दूर तक जाने को तैयार हो तो इस बारे में सोचना बुरा नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ ग्राम विले का कहना है हमारा ये कॉमन फ्रेंड कुछ ही समय के लिए होगा और शायद आखिरी भी, लेकिन मुझे तुम पर काफी उम्मीदें हैं। जो सब जानने के बाद यूकी उसे सवाल करने लगा था और डीमन लॉर्ड ल्यूमिनस का छिपा हुआ ट्रेजर कहाँ पर है। इस पे ग्राम विले उसको बता देता है कि वो लेडी ल्यूमिनस के कैसल में है। इसके बाद यासिन कट होकर उस ट्रेजर की तरफ आ गया था और उस ट्रेजर को देख रही ल्यूमिनस का कहना है क्या सच में रिमरू मारा जाएगा? लगता है सब कुछ बदल गया है। जो सब कह लेने के बाद वो उस चीज को हाथ लगाती है और उसके हाथ लगाते ही वो हिस्सा उसका जलने लगा। तभी हम उस प्रिजन के अंदर की तरफ आते हैं जिसके अंदर एक लड़की कैद थी और ये वही लड़की है जिसका जिक्र मैंने पीछे करा था। साथ ही साथ वो लड़की अपने मन में कह रही थी मैं तुम्हें जल्द से जल्द गले लगाने के लिए कितनी तरस रही हूँ। और उसके ऐसा कहते ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्यारा सा लाइक करने के बाद एक कमेंट करके जरूर जाना। तो फिर मिलते हैं, sayonara।